Subhash Ghai, welcome to CNN News 18. Thank you, Vishal ji. Subhash ji, a very happy birthday to you. You turned 79th on January 24th. You are 79 year young today. You of course have spent close to 50 years in the industry. How do you look back at your film journey, sir? जब आपने मेरी उम्र की बात की और आपने ओल्ड और यंग की बात की तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जो युवा है वो कैलेंडर के सालों से नहीं जाना चाहता, वो अपनी मानसिकता से जाना चाहता है, उसकी अलर्टनेस से, कितनी उसकी अवेकनिंग है, कितनी जिज्ञासा है। वो जो युवक है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। उम्र भले 100 साल की हो या 25 साल की हो, बूढ़ा कभी भी हो जाता है आदमी। तो बूढ़ा उम्र में नहीं होता, दिमाग से होता है। और मैं खुशकिस्मत हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि आज भी मैं युवा माना जाता हूँ, क्योंकि मैं युवकों में रहता हूँ और मैं कल के ही बारे में सोचता हूँ और आज के बारे में सोचता हूँ। पीछे क्या हुआ वो मैं कभी नहीं सोचता। So today I think we'll talk about Subhash Ghai's cinema, your heroes, your villain, and the music and the themes of your film. So to start with, sir, how you bagged your first film Kali Charan, that too way back in 70s when you did not have experience of assisting a film director. आपने किसी को assist भी नहीं किया था and you bagged your first film to direct. देखिए, सब कलाएं और क्राफ्ट आ सकती हैं आपको। आपका बचपन से फोकस किस चीज़ पर है वो बहुत डिपेंड करता है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर, लॉयर, फिल्म मेकर। तो मेरा फोकस बचपन से ही, जब 10 साल की उम्र से था, मेरी फिल्मों की तरफ बहुत ध्यान था। मैं फिल्मों को बहुत ध्यान से देखता था, सुनता था, म्यूज़िक को सुनता था, ड्रामा को देखता था, उसकी लिखावट को देखता था, उसकी सजावट को देखता था। तो जो सीखना मेरा 10 साल की उम्र से ही शुरू हो गया। मैं दिल्ली में स्कूल में था, तब भी मैं नाटक करता था और नाटक लिखता भी था, कहानियाँ भी लिखता था, कहानियाँ पढ़ता बहुत था मैं इसी। तो स्टोरी टेलिंग जो थी एक मेरी बहुत हॉबी थी, सुनना भी, पढ़ना भी और बताना भी। तो जो स्वभाव बन जाता है आपका, फिर बाद में टेक्नोलॉजी आती है नई कि अच्छा इसको ऑडियो में बताते हैं, इसको ऑडियो विजुअल में बताते हैं, अच्छा इसको सिनेमाटिकली तरीके से बताते हैं। फिर आप सीखते जाते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते जाते हैं। इसलिए सिनेमा का भी मुझे शौक़ हुआ। तो सिनेमा के में स्टोरी बताना जो है मेरा स्वभाव हो गया। और आज भी मुझे उतना ही शौक़ है जितना मैं 10 साल में था या 25 साल में था या 30 साल में था। आपने बचपन की बात की, तो आप बचपन में you used to stand outside a theater and listen to the soundtrack of that film and used to imagine how visually it looked like, and that has empowered your imagination. म्यूज़िक के लिए दो बातें हैं, एक होता है म्यूज़िक, एक होता है साउंड ट्रैक। इसी जो म्यूज़िक है वो मेरे बचपन से, मैं जब भी हारमोनियम या पूजा में या पंडितों को या भजन में सुनता था तो मैं सोचता था ये गाते कैसे हैं, ये हारमोनियम कैसे बजाते हैं, इनकी सिंगिंग कैसे है, ये कौन सी धुन गाते हैं। जो आपने बात कही थिएटर के बाहर मैं सुनता था, तो मैं फिल्मों का साउंड ट्रैक सुनता था, क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं होते थे फिल्म देखने के लिए। तो चलो दरवाजे से कान लगा के सुने कि अंदर क्या हो रहा है। तो उसमें बैकग्राउंड स्कोर भी सुनाई देता था, ड्रामा भी सुनाई देता था, गाने भी सुनाई देते थे। तो एक क्यूरियोसिटी जैसे गाना एक बच्चे में होती है, जब आपका फोकस होता है तो हर चीज़ जो उससे ताल्लुक़ रखती है उससे आप ऐसा ऐसा सीखना शुरू करते हैं। सीखना जो है, समझना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको किसी भी चीज़ में पूर्ण रूप से होने के लिए। अदरवाइज़ आप पूर्ण रूप से वो कलाकार या क्राफ्टमैन या वो नहीं बन सकते जब तक आपका सीखने का मादा है। हर सुबह, हर दिन, हर रात होना चाहिए। आपको याद है कौन सी फिल्म पहली बार या जो सबसे ज़्यादा आपने सुनी थी? मुझे याद है उस वक्त अनारकली एक फ़िल्म थी। वो अनारकली मैंने 2-3 बार देखी भी, फिर मैं 2-3 बार साउंड ट्रैक भी सुनता था। अनारकली वो नहीं, मुगल आज़म नहीं, जो छोटी फिल्म थी वो हमारी 3 साल चली थी एक ही थिएटर के अंदर, 2 साल। आई रिमेंबर दैट। एक अनारकली फिल्म थी, 2 नागिन एक फ़िल्म थी, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। तो ये सब फिल्में का मैं बहुत शौक़ से देखता था। स्टंट फिल्में भी देखता था, सोशल फिल्में भी देखता था। तो राज कपूर साहब की फ़िल्में, गुरदत्त साहब की फ़िल्में, बिमल रॉय साहब की फ़िल्में। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पूना इंस्टीट्यूट गया और वहाँ से मैंने जो रियल क्राफ्ट है वर्ल्ड सिनेमा, वहाँ से सीखा कि वर्ल्ड में जो फिल्म बनाते हैं वो कितनी खूबसूरत फिल्म बनाते हैं। तब मैंने उनसे गोदार्ड, फेलिनी, कुरुसोवा, इन सब की फिल्में देखी और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता चला गया। यू नो, फैमिली वैल्यूज़ आपकी फ़िल्म का कोर स्ट्रेंथ रही है। फैमिली वैल्यू, रिश्ते,
do you think that came from a personal space because while growing up your mother told you कि in difficult time Subhash stay strong, and because the mother has been a very strong factor in all your film. जी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी मेरी मदर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रही हैं मुझे बड़ा करने में, बचपन में समझाने में, मेरे रोने में, मेरे हंसने में, मेरी वैल्यूज़ में, मेरी समझ में, दुनिया की समझ में। मेरी माँ, मैंने एक दिन माँ से पूछा कि सफलता क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि सफलता वो होती है कि जब आप अपने अपने काम में सफल होते हैं, लेकिन सफलता उसे कहते हैं जब अपने काम से जो भी आपने कमाया है वो दूसरों को बांटते हैं। आपका एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो या पैसा हो, जब आप दूसरों को बांटना शुरू करते हैं तब आप सफल कहलाते हैं। तो अब ये बात मुझे आज तक याद है, इसीलिए आज ये व्हिस्लिंग वुड्स जहाँ बैठे हैं हम दोनों, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3000 बच्चे हमारे व्हिस्लिंग वुड्स के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये सब माँ की जो दी हुई मूल्य है और विचार है, उसी से ही मैं बना हूँ। मेरी फिल्मों में भी माँ का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है पूरे परिवार को, बिकॉज शी इज़ अ यूनिफायर। मदर इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। चाहे वो क्रीचर्स में हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, चाहे इंसान में हो, माँ से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अगर आप उसको फॉलो करते हैं ध्यान से तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में ही इज्जत पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। सुभाष जी, आपको लगता है आपके अंदर एक रिफॉर्मर है, एक समाज सुधारक है जो हमेशा चाहता है कि जेल से कैदियों को बाहर निकाल के एक अच्छा इंसान बनाया जाए, जैसे आपकी फिल्मों में दिखाया है, चाहे वो हीरो हो, कालीचरण हो या कर्मा हो या इवन खलनायक में भी? क्या आप मानते हैं कि आप डीप डाउन इनसाइड यू आर रिफॉर्मर, समाज सुधारक? क्योंकि मेरी माँ ने ये कहा था कि जो भी करो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें पर्पस ज़रूर होना चाहिए। और वो पर्पस ये है कि आप समाज को क्या दे सकते हैं, समाज को अपने खेल के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा क्या दे सकते हैं। अगर आप देखिए, वाल्मीकि साहब ने इतना बड़ा प्ले लिखा 3000 साल पहले, उसने क्या दिया समाज को? एक बुद्धि दी, एक मूल्य दिए। आज तक उस नाटक को हम फॉलो करते हैं, आज तक हमारे नाम जो है राम और कृष्ण के ऊपर है। तो आप सोचिए कि नाटक कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है सोसाइटी की तरफ। तो हम एंटरटेनर ज़रूर है, लेकिन एक जिम्मेदार भी रहना चाहिए कि हम कुछ मूल्यों को, कुछ उनके इश्यूज़ को, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें एंटरटेनमेंट के द्वारा। इसलिए आपने कर्मा में उन 3 कैदियों को बाहर निकलवा कर एक मिशन। कैदी लोग जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है उनसे और उनको रहना पड़ रहा है अपने परिवार से, समाज से दूर, अपने आप से दूर, एकांत में रहना पड़ रहा है। उनके भी कुछ दुख है, विलन्स के भी कुछ दुख होते हैं, जो खलनायक होते हैं उनके भी अपने दुख हैं। अकॉर्डिंग टू मी विलन इज़ ए ट्रेजिक हीरो। अगर आप ध्यान से देखें कि विलन जो है उसके पास सब कुछ होता है, दौलत है, ये है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको एक चीज़ का पैशन होता है, वो नहीं मिलती उसको, वो दुनिया बर्बाद कर देता है सबकी। तो ही इज़ ए ट्रेजिक हीरो। तो इसीलिए अगर आपने खलनायक फिल्म भी देखी होगी तो उसमें भी अगर आप देखो तो अंत में जो बल्लू बलराम कैरेक्टर हैं वो अपनी व्यथा ही बताता है। वेदना हर इंसान में है, वेदना को पकड़ना बहुत आवश्यक होता है एक फिल्म मेकर के लिए। You of course are invited for the Ram Temple consecration ceremony. जी, that will be held on Jan 22nd in Ayodhya. What was your first reaction when you received this invitation? मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य हुआ है जो राम अयोध्या बना है राम का, क्योंकि हमारे भारत का कोई प्रतीक नहीं था। अगर आप देखिए, भारत में भी किसी को बुलाए तो बोलते क्या देखना है, बोले जी ताजमहल देखना है, फतेहपुर सीकरी देखनी है, लाल किला देखना है, वो देखना है। तो एक हर देश का एक अपना प्रतीक, एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारी रिप्रेजेंटेशन अगर हज़ारों साल से रामायण और गीता रही हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए। तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक हिस्टोरिकल चीज़ है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे भारत के नाम को एक प्रकार से आइडेंटिटी दी है। हम किसी भी देश में जाके बोल सकते हैं आइए हमारे भारत में अयोध्या में ले चलेंगे आपको, गलत कहते हैं ना, पहले कहाँ ले जा सकते हैं? हमारे 10,000 मंदिर हैं और मंदिरों की बात अच्छी है,
लेकिन मंदिर हमारे कुछ पुराने हैं, कुछ अवस्थित हैं, हम ये कह नहीं सकते थे। अभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में है और एक राष्ट्र है जो एक हिंदू राष्ट्र भी है और इसका अपना एक प्रतीक है, इसकी अपनी एक प्रभुत्वता है। आप अटेंड करेंगे सेरेमनी? जी हाँ, मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया है और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड, ऑनर्ड दैट आई विल बी गोइंग देयर। कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके जा रहे हैं? गिफ्ट क्या है, बस श्रद्धा लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है। You know, coming back to your heroes, Subhash ji, Shashank Khaitan, who directed films like Badrinath Ki Dulhaniya and Humpty Sharma Ki Dulhaniya, and he has actually assisted you on 2 films. So he told us that all Subhash Ghai heroes have shades of Lord Krishna. He said he should be naughty, he should be playful, he should be a savior, he should respect his mom and even the stepmom. Do you agree that all your heroes have shades of Krishna? बिल्कुल, क्योंकि मेरी माँ ने कृष्ण के बारे में और मैंने गीता बहुत पढ़ी थी और पूरा मैंने रामायण गीता काफ़ी अध्ययन किया था बचपन से, तो जो कृष्ण का जो कैरेक्टर है, अगर आप देखें, पहले तो जो गीता और जो महाभारत है वो एक टाइमलेस प्ले है। Yeah. अगर कृष्ण जी को भी आप देखें, श्री कृष्ण जी को भी देखें, तो ही इज़ ए टाइमलेस फिलोसोफर। वो तक उन जैसा कैरेक्टर कभी हमारे जीवन में आ जाए तो हम अपने आप को संपूर्ण समझेंगे। वॉरियर कृष्ण जी, फिलोसोफर कृष्ण जी, रोमांटिक कृष्ण जी, म्यूजिशियन फ्लूटिस्ट कृष्ण जी, यू सी, एंड हेल्पर कृष्ण जी, फ्रेंड कृष्ण जी, किंग कृष्ण जी, पुअर कृष्ण। अगर आप देखो तो Yes. उसमें अंदर मल्टी फेसेड क्वालिटीज़ हैं एक ही कैरेक्टर में। अगर हम उसके आधा भी बन जाएं, 25% भी बन जाए, तो हमें लगता है कि कहीं पूर्णता हमारे जीवन में आ गई। तो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हैज़ गिवन यू ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट आप ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए। Do you think there were shades of Lord Krishna in Jackie Chan? Jackie Chan? अब आप सोचिए कि कुरुक्षेत्र में बैठ के वो गीता की फिलॉसफी बोलते हैं, Yeah. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कौन सा ऐसा किंग है वर्ल्ड के अंदर जिसने बैटल फील्ड के अंदर एक फिलॉसफी लिखी हो, ह्यूमन फिलॉसफी लिखी हो, ह्यूमन बातें की हो? तो जो हमारे हीरो का फिल्म है जैकी श्रॉफ, वो भी कृष्ण है, वो भी फ्लूट बजाता है। उसके जीवन में ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि वो उसको एक विलन के यहाँ नीचे काम करना पड़ा, लेकिन उसका दिल जो था वो श्री कृष्ण का यहाँ, इसीलिए उसको हीरो कहा गया। इसीलिए उसको एक पुलिस ऑफिसर की बेटी या पुलिस वाले जो खानदान था वो भी एक बार झुक गया उसके सामने। म्यूज़िक की बात करते हैं और रिलेटेड टू, अगर आपने कृष्णा की बात की, आपने अपनी फिल्मों में अपने हीरोज़ को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है, म्यूजिकल आइडेंटिटी दी है। इन कर्ज देयर वाज दिस गिटार विद कर्ज थीम सॉन्ग, इन हीरो देयर वाज अ फ्लूट, एंड इन कर्मा यू गेव हिम अ बैंजो। हाउ यू यूज्ड टू कनेक्ट द स्टोरी विद दिस कॉमन थ्रेड ऑफ म्यूजिक, सर? मैंने कहा ना कि जैसे एक गीत होता है, फिर एक संगीत होता है। एक गीत है जो लिरिक्स राइटर लिखता है, एक संगीत है जो म्यूज़िक कंपोजर करता है, फिर म्यूजिशियन उसको बजाते हैं। अगर गीत भी एक प्रतीक बन सकता है तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी एक प्रतीक बन सकता है। तो वो मैंने प्रतीक ढूंढने के लिए, उसका थीम ढूंढने के लिए, अगर आप देखो काली चरण में काली चरण, तो एक कोरस था, एक वोकल्स थे उस टाइम पे, और अगर हमने कर्ज देखी हो तो उसमें गिटार थी। तो मैं हर फिल्म की कहानी में जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं उसकी साउंड भी ढूंढता हूँ। मेरी जंग में पियानो है, जैसे, जी हाँ, बहुत सी फिल्म है, किसी में ड्रम्स हैं, किसी में रिदम है, तो मैं उसको सूत्र बना के अपने म्यूज़िक को पिरोता हूँ और उस म्यूज़िक को अपने स्क्रिप्ट में पिरोता हूँ। ये मेरा हमेशा रहा है मेरे काम करने का ढंग। मेरे लिए कोई भी गीत या संगीत फिल्म का एक एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, वो कहानी का ही पार्ट होना चाहिए। उसके लिरिक्स भी कहानी होनी चाहिए, म्यूज़िक भी पार्ट होना चाहिए, सिंगर भी पार्ट होना चाहिए, जैसे अपार्ट फ्रॉम द एक्टर्स एंड ऑल दैट। तब वो उसमें एकाग्रता एक आपको हो, एग्जिस्टेंस रहती है। अब आप देखें कि सौदागर में भी शहनाई है जो मंदारी बजाते हैं, या उसको हमने कितनी बार रिपीट किया, यस, सेम ट्यून को, क्योंकि वो यूनिफायर थी। जब एक साउंड होती है वो एक यूनिफायर बनती है आपके जीवन में। दो दोस्तों के बीच में थी, इमली का बूटा बेरी का पेड़, या उसमें शहनाई बजती है। यस, तो कहानी तो दोस्तों की है, फिर बच्चों की है। तो ये मेरे लिए एक सहूलियत भी हो जाती है और मेरा एक पैशन बन जाता है, ताकि मैं उस कहानी और उसके एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाऊँ, मैं भटकूँ नहीं एज ए डायरेक्टर।
But then let's talk about the villains. We have spoken about heroes and we've spoken about music. It is said that villain should be stronger than hero. और आपकी फिल्मों में चाहे लाइन दीन दयाल हो फ्रॉम कालीचरण, चाहे सर जूडा हो फ्रॉम कर्ज, पाशा हो फ्रॉम हीरो, या डॉक्टर डैंग हो फ्रॉम कर्मा, और बहुत से बिल्कुल सही कहा आपने। इसी क्योंकि क्या है, विलन के बिना कहानी का स्ट्रांग होना बड़ा मुश्किल है। आज रामायण को अगर आप जानते हैं तो रावण की वजह से भी जानते हैं। yeah. जब रावण आता है तो उसका त्यौहार मनाते हैं और उसका पुतला जो है वो 200 गुना बड़ा होता है और राम छोटा सा होता है, और आप उसको जलते हुए देखते हैं इसी, क्योंकि उसने एक पावर बनाकर दुनिया को ध्वंस करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का निश्चय किया था। तो वो कैरेक्टर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बचपन में भी अगर आप शेर और बकरी की कहानी समझते थे कि शेर बकरी को खा जाएगा, तो आप शेर की तरफ ज़्यादा देखते थे, बकरी की तरफ नहीं। इसी जो पावरफुल आदमी है उसकी तरफ देखते हैं कि इसका हशर क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं विलेंस को, खलनायक को अपने हर पिक्चर के अंदर एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। हीरो तो हमारे जो है वो तो हमारे जीवन के पार्ट हैं, हमारे भाई की तरह है, बेटे की तरह हैं, हमारी बेटी की तरह हैं, माँ की तरह हैं। पर ये लोग जो हैं एक विशेष अलग से क्या क्वालिटी लेकर आते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं कि हम देखते हैं कि ये कितने अद्भुत लोग हैं। ये राक्षस वृत्ति से आते हैं। जब राक्षस वृत्ति से कोई आता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर पिक्चर में मेरा खलनायक जो है वो लार्जर देन लाइफ हो, और जो हीरो के कैरेक्टर हैं वो नॉर्मल लाइफ के होने चाहिए। जब लार्जर देन लाइफ एंड और नॉर्मल लाइफ का जो टकराव होता है तो अब कहानी बनती है एक दिए की और एक तूफान की, और फिर वो एक इंटरेस्ट पैदा करती है। इसलिए मैं खलनायक के ऊपर भी बहुत ज़ोर देता हूँ और उसको बहुत स्टडी करता हूँ। काफ़ी महीने लगाता हूँ उस कैरेक्टर को सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई विलन है तो लिख दिया, ऐसा नहीं होता मेरे से। तो क्या एक्टर भी आप डिसाइड करते हैं व्हाइल राइटिंग कि इसके लिए अमरीश पुरी बेस्ट होगा, या पहले मैं पूरा कैरेक्टर लिखता हूँ, उसका स्केच बनाता हूँ, उसकी पेंटिंग बनाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये कैसा होना चाहिए, इसका व्यवहार कैसा होगा, ये कैसे सोचता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है। फिर मैं जो आज के वर्तमान एक्टर है उनके बारे में सोचता हूँ कि कौन ये कर सकता है। फिर उस कैरेक्टर को मैं उस एक्टर के साथ मर्ज करता हूँ, फिर मैं एक्टर को बुला के उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, फिर उनके फेस को स्टडी करके फिर से मैं स्केच बनाता हूँ, फिर से वो स्केच बन के वो स्क्रीन पर आता है। अभी बल्लू बलराम का कैरेक्टर जो आप देखा होगा खलनायक के अंदर, हीरो को भी मैंने विलन बनाया। यस अगर आप देखो तो यस तो चाहे वो कैरेक्टर सर जूडा का हो, सर जॉन का हो, बैडमैन का हो, आप सबको, बच्चों को आज भी याद है वो कैरेक्टर्स। केसरिया विलायती, जहाँ केसरिया विलायती, बैडमैन। तो आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्केचिंग माई विलन। आपने सौदागर की बात की। लेट्स स्टार्ट टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार दिलीप कुमार एंड राजकुमार। यू हैव सेड इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज दैट सौदागर taught you how to manage the egos of two big actors. देखिए, चाहे वो दिलीप कुमार हों या राजकुमार हों या आज के स्टार हों, चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान हो, मैं समझता हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, और एज डायरेक्टर आप एक मदर की तरह हैं। अब आप आपके 4 बच्चे हैं, एक उदंड है, एक स्टूडियोस है, एक भोला है, एक शरारती है। तब चारों को संभालती है ना एज ए मदर। कैसे संभालती हैं? माँ से बड़ा कोई भी जो मैनेजमेंट कर सकता है 4 अलग अलग बच्चों को, वो कोई नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर का भी ये ड्यूटी होती है कि एज ए मदर यू बिहेव लाइक ए मदर, और उनको उतना ही प्यार दो, क्योंकि बच्चे एक्टर्स जो हैं इनसिक्योर होते हैं कि पता नहीं मैं ठीक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरे को एटीट्यूड दिखाना चाहिए, शायद मेरे को अपना ब्रांड मेंटेन करना चाहिए। ये सब अजीब सी उल जलूल सी बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं, और आप उसके फेस को रीड करते रहते हैं कि इसका क्या मूड है। आप उसके मूड के हिसाब से उसको चलाते रहते हैं कि भैया देखो, अल्टीमेटली शॉट मेरा अच्छा दे देना, बाकी जो तू कह रहा है वो सही कह रहा है, तो सबसे बेस्ट तू ही है। सौदागर में भी यही सलाह दिलीप साहब को मैं कहता था। जब मुझे पता लगा कि दिलीप साहब और राजकुमार साहब की नहीं बनती है, तो मैंने एक ही फार्मूला अपनाया। दिलीप साहब को कहता था कि राज जी आपके काम की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, राज जी को कहता था कि दिलीप साहब आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो जब वो मिलते थे तो एक पॉजिटिविटी फीलिंग के साथ मिलते थे और अच्छा काम हो जाता था। What was so special about Jackie Shroff and Anil Kapoor, this jodi that we saw in all your films, most of the films, not all your films? इत्तेफाकन हम लोगों ने 5-6 फिल्में की हैं साथ में ऐसी, और
जब आप 4-5 फिल्में करते हैं तो मोहब्बत बढ़ी जाती है, परिवार बढ़ जाता है, एक दे आर लाइक ए फैमिली टू मी, इसी। आज ना मैं उनके लिए अजनबी हूँ, ना मेरे लिए वो अजनबी है, इसी। तो वो तो होता ही है, इसी। जब भी होता है तो आपस में काम करते करते आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैम, दे आर मोर कंफर्टेबल विद मी, बट आई एम कंफर्टेबल विद ऑल एक्टर्स। क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही काम करता हूँ। तो मेरे कैरेक्टर्स के और मेरे एक्टर्स के, मेरे टेक्नीशियंस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये लोग हैं जो मेरी इस कहानी को डिलीवर करने वाले हैं। तो आई रिस्पेक्ट देम ऑल, एक्सेप्ट देम ऑल। You're one of the top directors of Hindi cinema. You are the showman of Hindi cinema. क्या दूसरे एक्टर्स आके बोलते थे कि आप सिर्फ अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ क्यों काम करते हैं, हमें क्यों नहीं कास्ट करते? कि मेरा एक फार्मूला हमेशा रहा है कि जो स्टार एटीट्यूड से आता है उसके साथ मेरा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जो परिवार की तरह आए और परिवार की तरह काम करे, क्योंकि मैं तो बहुत प्यार दे रहा हूँ, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो एज ए डायरेक्टर मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं भी आपको परिवार मानता हूँ तो आप भी मुझे परिवार मानिए। तो मैं इसलिए काम ही नहीं कर सकता कि जिस वक्त की एक्टर मेरा काम कर रहा है और वो मेरे भाई की तरह या मेरे बेटे की तरह या बेटी की तरह नहीं है, तो मैं उस तरह से सीन कैसे खिला सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो एक्टर मेरे साथ काम करते हैं वो वाइबल होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, वाइबल होने चाहिए, सेलेबल होने चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। तो ये पांचों चीज़ें एबल हैं वो मेरे काम में आती हैं और मैं उनको कह देता हूँ साहब कि भैया तुम्हारी क्या कंडीशन है, मेरी क्या कंडीशन है, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर काम करते हैं। तो मेरा बड़ा मोहब्बत रही है मेरी सभी आर्टिस्टों के साथ, जिनके साथ भी मैंने काम किया। जिनके साथ नहीं हुई, जो मुझे नहीं पसंद करते या नहीं चाहते, तो मैं उनके साथ नमस्ते करके एज ए फ्रेंडली स्माइल दे देता हूँ, वो भी मुझे स्माइल दे देते हैं। आई डोंट थिंक जो कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं पसंद करता होगा। मैं जानता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सभी पसंद करते हैं। बट सुभाष जी, सब देखना चाहेंगे, आपने यू हैव डायरेक्टेड द बिगेस्ट स्टार्स, सब जानना चाहते हैं कि सुभाष जी ने कभी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाई? ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ पिक्चर नहीं बना सका। मैंने बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं जिनके आपने अनाउंस करी थी एक फिल्म। हाँ, मैंने एक शुरू की थी, वो दुर्भाग्यवश नहीं बन सकी। पर ये तकदीर में भी लिखा होता है। जैसे मैं अमिताभ साहब के साथ हमेशा पिक्चर करना चाहता हूँ। शबाना आज़मी दूसरी एक्टर हैं जिनके साथ मैं हमेशा चाहता था कि इनके साथ एक पिक्चर करूँ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी परफॉर्मेंस का, उनके टैलेंट का। ऐसे और भी बहुत से एक्टर हैं जिनके साथ मैं आज भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी होनी चाहिए, वो हालात होने चाहिए, वो वाइबिलिटी आनी चाहिए, तो सब हो जाता है। इच्छा तो मेरी अभी भी ऐसे नहीं कि सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। Let's talk about your TV production Janki, which actually completed 100 episodes this week. How's the feedback and how happy are you with the feedback? इसी बदलते समय के साथ अगर आप भी बदल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जिस वक्त सिनेमा के बाद टेलीविज़न ने अपना जोर पकड़ा है, OTT ने अपना जोर पकड़ा, तो हमारी कंपनी जो मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड है, उसने भी मीडिया के अलग अलग जितने भी डिविजन्स हैं उनको डेवलप किया। तो हमने टेलीविज़न डिवीज़न भी हमने डेवलप किया। उसमें हमने एक अपनी स्टोरी दूरदर्शन वालों को DD नेशनल की दी, जानकी, उनको बहुत पसंद आई और हमने ये प्रोग्राम बनाना शुरू किया। इस प्रोग्राम में आज 100 एपिसोड जो रिलीज़ हो रहा है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे खुशी है कि ये बहुत पॉपुलर हुआ दूरदर्शन पे लोगों के लिए। और हमारी टीम जो है वो राइटर्स और डायरेक्टर्स की बहुत ही कुशल है और उन्होंने वही फ़िलासफ़ी की भी एक परिवार को एक अच्छा एंटरटेनमेंट, एक अच्छी फिल्म कैसे दे सकते हैं, एक अच्छा शो कैसे दे सकते हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वी आर ऑल हैप्पी अबाउट दी 100th एपिसोड एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट 208। तो आप समझिए कि भाई इंटरवल हुआ है, अभी 100 बाकी है और DD नेशनल पर आता है। Very nice. Staying with the music of your film, I was reading the book that is written by Anand Bakshi's son about his father. You were a big part of Anand Bakshi's filmography और you were like his friend. उसमें लिखा था कि ये गाना जो फिल्म ताल का है, इश्क बिना क्या जीना यारो, this was just words and then it was made into song. There was no tune. कभी कभी गाने के मुखड़े मेरे स्क्रिप्ट में आ जाते हैं,
कैरेक्टर पे लिखते लिखते एक थीमेटिकल बात लिखी, तो वहाँ पर मैं बन जाता है मेरा गाना। तो मैं बख्शी जी को जाके कहता था कि बख्शी जी ये बना है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, या हर कर्म अपना करेंगे मायने, और माय नेम इज़ लखन, ताल से ताल मिला। तो इस तरह की जो थी ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैंने लिख दिए। और बख्शी को जब पसंद आता कि जो सुभाष कह रहा है तो इसी पे गाना बनाना चाहिए, तो ऐसा उनका ईगो नहीं था कि नहीं नहीं तुमने जो कहा वो मैं नहीं मानूंगा। तो कभी मोस्टली मुखड़े उन्हीं के होते थे, पर कभी कभी वो मेरे मुखड़े को भी पसंद कर लेते थे, तो बोलते इसको मैं आगे लिखता हूँ, ये बड़ा अच्छा थॉट है। इसी एक हमारा गीत है, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, ये आज आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका है। बात सही है। आपने संस्कृत में भी मैंने उसका आज संस्कृत वर्जन भी बनाया है, जो HMV ने रिलीज़ किया है, RPG ने रिलीज़ किया है गाना, और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। वो गाने का जो हम सोच नहीं सकते थे कि गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा और इसकी आर्काइवल वैल्यू इतनी होगी। वो गाना ऐसा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख के खंडाला से बॉम्बे आ रहा था, तो मैंने वाला अपने गाड़ी वाले को बोला चलो जो लक्ष्मी जी से मिल के चलता हूँ। तो मैं लक्ष्मी जी के पास गया उनके यहाँ, तो वहाँ सिटिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 2 मिनट मिल सकता हूँ, तो उन्होंने अंदर बुलाया। तो मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, तो एक मुखड़ा मैंने लिखा है, ज़रा आप कागज़ पे लिख लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ, फिर मैं परसों आपको मिलूँगा जो हमारी अपॉइंटमेंट है। तो दूसरे का गाना छोड़ के उन्होंने ये गाना लिखना शुरू किया, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे वतन तेरे लिए। कह के मैं बाहर चला गया, बाहर कोई मुझे प्रोड्यूसर मिला, वहाँ मेरे को 5 मिनट बात करनी पड़ी। 5 मिनट बाद बख्शी जी ने मुझे लक्ष्मीकांत जी ने मुझे वापस बुलाया, सुभाष जी को बोलो अंदर आए। तो जब अंदर आए तो उन्होंने मेरे को ट्यून सुनाई, हर कर्म अपना, पूरी ट्यून सुना दी। मतलब गाना बन गया सब, अब तालियां, मैं चला गया, भाग गया वहाँ पर। ये गाने का जन्म जो मुखड़ा 3.5 मिनट में बना है, और ये 45 साल तक आज भी जवान है, ये आप सोच सकते हैं। तो कभी कभी क्रिएशन भी जो है वो एट द स्पर ऑफ मोमेंट होती है, उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। मैंने भी ऐसे ही लिख दिया, उन्होंने भी ऐसे बनाया, और वो गाना आज भी इतना आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। तो सर आपका एक गाना है मेरे ख्वाबों के सौदागर फ्रॉम मेरी जंग, वो गाने के जो मतलब मुखड़ा कुछ म्यूजिक आने के 3 मिनट बाद आता है। आज ऐसे गाने नहीं बनते हैं, आज 10 सेकेंड में सिग्नेचर म्यूजिक एंड देन द मुखड़ा स्टार्ट। जब आप फिल्म म्यूजिक की बात करते हैं ना, जब आप बात करते हैं 10 सेकेंड के बाद मुखड़ा आना चाहिए या वोकल्स आने चाहिए, वो आपकी एल्बम जब एल्बम बनाते हैं या आप ऑडियो बनाते हैं। पर जब आप सिनेमा का म्यूज़िक लिखते हैं तो आप सिनेमा के विजुअल के साथ म्यूज़िक बनाते हैं, क्योंकि सिनेमा में विजुअल सपोर्ट करते हैं आपको। तो आप उस वक्त चाहे इंट्रोडक्शन आप 2 मिनट की लिखिए म्यूज़िक के साथ। बहुत से मेरे ऐसे गाने हैं जिसमें म्यूज़िक पीसेस बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन उसके अंदर कहानी चल रही है, मोन्टा चल रहा है, क्योंकि वो जो सपोर्टेड है वो विजुअल वाइज है। तो विजुअल वाइज मैं अपना लिख के मैं प्यारे जी को, लक्ष्मी जी को देता था कि मेरे ये विजुअल्स हैं, इनके ऊपर म्यूज़िक बनाइए, ये हो रहा है। तो वो बनाते थे उस तरह का, फिर हमारी डिस्कशन होती थी, फिर उसके बाद वो विजुअल से मैरिज, बिकॉज फिल्म म्यूजिक is married to the visuals in cinema. We are talking to you and it's not possible that we not talk about Curse. Can you please tell us how after watching a French film called Reincarnation of Peter Proud you decided to make Curse? कर्ज का जन्म भी ऐसे हुआ था कि मैंने एक फिल्म देखी थी, रीइनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड। वो पिक्चर मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आई थी, फिर मैं देख ली पिक्चर मैंने, लेकिन मैं भूल गया उसको। 3-4 दिन के बाद मुझे एक सीन जो है बार बार दिमाग में आने लगा, और वो सीन था जब की मदर मिलती है पीटर से एंड शी सेज पीटर हैज़ कम बैक। तो मुझे लगता था क्या कि माँ की आत्मा पहचान सकती है कि आदमी का शरीर बदल जाए। अगर मेरा बेटा चला जाए और फिर दूसरे जन्म में आए तो मैं तो नहीं पहचान सकता, लेकिन मदर जो है वो रूह से रूह का उसका ताल्लुक होता है, और वो पहचान लेती है शरीर बदल दिया है लेकिन मेरा बेटा है। तो ये चीज़ जो मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई कि मैंने सोचा कि मैं एक उसको हिंदी फिल्म लिखता हूँ, हिंदुस्तानियों के लिए फिल्म लिखता हूँ, और अपने भारतीय कल्चर में जो रीइनकार्नेशन को माना जाता है, गीता में माना गया है ना, तो उस हिसाब से मैं इसको लिख के देता हूँ। फिर मैंने अपनी कहानी खुद ही लिखी। वो फिल्म मैंने बाद में देखी भी नहीं कभी इसलिए, लेकिन वो सीन ज़रूर है जिसने मुझे इंस्पायर किया था। You gave a narration to a producer and he was so impressed,
He said, I want to put money, but I want my partner to listen to the same narration. Remember that वाक्या? जी हाँ, वो कालीचरण फिल्म थी, पहली फिल्म थी। जब मैंने उनको सुनाई कि ये फिल्म मैंने पूरी लिखी है, आप सुन लीजिए, तो उन्होंने देखा मेरे को ध्यान से कि ये तो पूरी फिल्म सुना नहीं रहा, ये दिखा रहा है मुझे फिल्म। तो फिर उन्होंने अपने पार्टनर के लिए कहा कि जैसे फिल्म आपने मुझे सुनाई नहीं, दिखाई थी ना, वैसे इनको भी दिखाई है, क्योंकि मेरे इन्वेस्टिंग पार्टनर है। तो फिर मुझे उसको परफॉर्म करना पड़ा पूरी पिक्चर को। किसी आपकी नरेशन के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस भी है, अगर आप फिल्म दिखा सकते हैं उसको, तो फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं कि उसको आप स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दें, क्योंकि आप उसकी इमेजिनेशन पे उसको छोड़ देते हैं। स्क्रिप्ट का सबसे अच्छा भाग जो है, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को स्क्रिप्ट दी नहीं है, किसी भी एक्टर को। आज तक मैंने हमेशा स्क्रिप्ट की नरेशन दी है, Okay. और मैंने ज़बानी नरेशन दी है बिना पढ़े हुए Wow. कि ये फिल्म है मेरी, करोगे या नहीं करोगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरा लिखा हुआ, मेरी इंग्लिश गलत हो सकती है, हिंदी गलत हो सकती है, उसका एक्सप्रेशन गलत हो सकता है, आप पढ़ रहे हैं, आपने कैसे विजुअल उसको इमेजिन कर लिए। मैंने तो विजुअल, मैंने सिनेमा को मैंने इमेजिन किया है, तो मैं ही सुना सकता हूँ ना आपको। सभी एक्टर्स ने मेरे से सुन के ही पिक्चरें की हैं, पढ़ के कभी नहीं की। Shivaji, you are a trained director from FTI. There's a thing called thematic scene, जो कि बताता है कि डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है या पिक्चर का क्या मैसेज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी 3 बड़ी फिल्में, हीरो, राम लखन और परदेश। राम लखन फिल्म में आखिर में अनिल कपूर जैकी श्रॉफ के पांव हाथ लगाता है और कहता है, भैया आप ठीक कह रहे थे कि हम 70-75 साल की ज़िंदगी जीने वाले रामायण के उन सिद्धांतों को नहीं बदल सकते, कहा था। और उसके लिए सीन लिखा कि जब बड़े भाई ने उसको उसके जूते का तस्मा बांधता है और उस वक्त वो बड़ा भाई उसको बताते हैं, वो थीम था उसका कि हम चाहते हैं कि हम चेंज कर देंगे वर्ल्ड को, लेकिन जो आपके पुराना, आपके जो सनातन जो धर्म हैं, जो आपके मूल्य हैं, जो 3000 साल पहले लिखे हैं, हम उसी के जीवन के उसी सिद्धांतों पर चलते हैं। जब बदलने की कोशिश करते हैं तो हमको ही कष्ट होता है, ये उसका थीम था। अब दूसरी पिक्चर कौन सी कही? हीरो फिल्म में यह है कि कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं होता दिल से, उसको बुरा बन जाना पड़ता है या बनाया जाता है। अगर आपके उसके अंदर हीरो की इंस्पिरेशन दें तो हीरो बन सकता है वो। तो हमारा एक था कि एक डाउन ट्रॉडन कैरेक्टर भी जो जैकी श्रॉफ है, उसको एक लड़की ने हीरो बनाया कि तुम हीरो है, जो सजा है तो भुगतो, ये काम करो, और वो हीरो प्रूव करता है। एवरी मैन इज़ अ हीरो बाय हिमसेल्फ, ये मेरा थीम था। और परदेश में कि जब तक जिस कल्चर में आप बड़े हुए हैं, जिस ज़मीन में आप बड़े हुए हैं, वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप ख्वाब देखेंगे कि मैं हूँ तो भारतीय लेकिन रहूँ मैं अमेरिकन की तरह, तो ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका के ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन आप रह ही नहीं सकते। रहना वही चाहिए जो आपकी ज़मीन है, आपकी भाषा है, आपका कल्चर है, आपके माँ बाप, सोसाइटी है, समाज है, देश है, वही आपकी को खुशी दे सकता है, शांति से सकता है, सुख समृद्धि दे सकता है। सो देन जो आपकी फिल्म है विधाता, वॉज इट लाइक एन ओड टू द गॉड्स? लाइक क्या वो आपकी जो निष्ठा है ऑलमाइटी गॉड में, उसको आप उसको सोच के आपने बनाई थी? नहीं, विधाता के लिए मैंने जो कहा था, निष्ठा से ज़्यादा ये था कि जब इंसान अपनी औलाद के बारे में ये समझने लगता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मेरी 3 औलाद जो हैं वो काम ही ना करें, आई शुड मेक मनी फॉर माई 3 जनरेशन, तो 3rd जनरेशन वाला जो आपका बच्चा है वो आप ही को कहेगा कि आपने क्राइम क्यों बना लिया, आप क्रिमिनल क्यों बने, आप करप्ट क्यों बने। वो बोला मैंने आपके लिए किया। तो जो ब्लेम बाप देते हैं अपने बच्चों को, मैंने तेरे लिए किया है, वो गलत है। क्योंकि यही बच्चा आपके ऊपर शर्मिंदा होगा, आपके कैरेक्टर पे अभिमान करेगा, लेकिन आपके कर्मों के ऊपर अगर बुरे कर्म अपने ज्वाइन कर लिए तो उस पर वो शर्मिंदा रहेगा और आप पर थू करेगा। ये थीम था उसका। मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आपकी फिल्म जब स्टार्ट होती है विधाता, तो उसमें वो तो ठीक है, क्वेश्चन ये है क्योंकि वो जो मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली गॉड में बिलीव करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गॉड में बिलीव करते करते गॉड फादर बन गया। एंड फाइनली सुभाष जी, इज देयर अ फिल्म यू थिंक दैट हैज चेंज योर लाइफ? द फिल्म इज येट टू कम। ओके। मैं वैसा ही हूँ, उतना ही मेहनती हूँ, उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ, उतना ही काम करता रहता हूँ। अब ऐसी कोई ज़िंदगी में ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने मेरी लाइफ बदल दी हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लाइफ हर फिल्म ने मेरे को प्रोग्रेशन दिया है, एक स्टेप अहेड दिया है, कुछ और सोचने पे कहा है, कुछ और अच्छा सोचने के लिए कहा है।
तो every film has been my inspiration, a milestone for me. But past is past, future is my excitement, present is my karma. Sir, you are a success story, an outsider really who came and captured Bollywood. But sir, after breaking which barrier you were able to establish yourself as a showman? मैं आपको बताता हूँ, ऑनेस्टी. लोग ये कहते हैं कि माया नगरी में आके फिल्मों में लेके आपको सारा कुछ कभी सच कभी झूठ कभी बोलना पड़ता है, कभी मैनिपुलेट करना पड़ता है. मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी मैनिपुलेशन को, झूठ को प्राथमिकता दी हो. क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना आप बोल्ड रहेंगे, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, मिले ना मिले चलेगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी ठीक है, लेकिन आप डोंट कंप्रोमाइज़ विद योर ऑन कन्विक्शन, ऑन वैल्यूज़ एंड ऑन ऑनेस्टी. तो इस वजह से ही मुझे सब यूनिट ने प्यार किया, इंडस्ट्री ने प्यार दिया. क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग के नाम से या दूसरी चीज़ों के नाम से झूठ बोलना, सजावट देना, 1 2 का 4 करना, वो 1 2 का 4 नहीं, जीवन ऐसा नहीं है. मैं जितना ऑनेस्ट रहूँगा, डिसऑनेस्ट आदमी ज़्यादा इम्प्रेस होगा मेरे से, है ना. बेईमानी ही एक ऐसा धंधा है जो ईमानदारी से किया जाता है. ये कालीचरण का डायलॉग आपको याद होगा. Yes. So be honest to your job, be honest to the people, love the people. If I look back, I would say that only it's my love for the people that I got love from the people because I loved them. I still love them. We can't move ahead without or can't end the interview without talking about the lines of your iconic dialogue of your film. चाहे सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, तो पाशा से कोई रावी दे चनाव वाली धुन बजा, टू 1 2 का 4, टू नचावे भी चुनिया और मिटावे भी चुनिया, टू डॉक्टर डैंग, ये थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने. While writing it, did you know that these lines going to become iconic or will be remembered for many years? You see, आप ये डिज़ाइन नहीं करते हैं, ये दिल से आती हैं. जब आप लिख रहे होते हैं, वो मूवमेंट में होती है, वो बातें जब होती हैं, तो जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं कोई प्लान करके थोड़ी आके क्या जवाब दूंगा. वो क्षण जो है आपको, वो मोमेंट में आपको आपके दिल में सफाई अच्छाई होनी चाहिए, वो बन जाती है चीज़ें. ऐसा कुछ प्लान या क्राफ्ट नहीं होता उसके लिए. उसके लिए एक अच्छा साफ प्यारा दिल होना चाहिए आपका. आपको उस वक्त मालूम ही नहीं होता कि आपने लिख दिया तो ये बड़ा बाद में आइकॉनिक बन जाएगा. अभी जैसे राम लखन में कैरेक्टर है बैडमैन का, उसके लिए बेचारा रोल ही नहीं था, लेकिन जब वो गेटअप करके सामने आया तो मैंने बोला, बात तुम एक ही बात करना, आई एम ए बैडमैन. वो बैडमैन ही वर्ड है, उसका बेचारे का रोल कहाँ है राम लखन में, लेकिन फिर भी उसके पीछे इतना चिपक गया कि वो आज वो ब्रांड बन गया उनके लिए. तो इट हैपन्स, यू डोंट डिजाइन इट. Was Amrish Puri your favorite villain then? फेवरेट विलन नहीं, मेरे कैरेक्टर फेवरेट थे जिन्होंने अमरीश पुरी ने किया. आप ये की, ही वॉज ए फेवरेट मैन ऑफ माइन, ग्रेट मैन, ग्रेट गाय, ग्रेट टू वर्क विद. Well, Subhaji, I want to talk to you a lot about your music. Maybe next time. नेक्स्ट टाइम करेंगे. अभी पार्ट 1 है, Yes, part 1. इंटरवल है, फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Wonderful Thank you and all the talking best, to you. sir. Thank Bye-bye. you.